सुप्रभातम। आज मैं आपको हिंदी हिंदी का जो गद्य पाठ है, उस गद्य पाठ जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत, इस पाठ के माध्यम से आपको एक ऐसे व्यक्तित्व की पहचान कराता हूँ जो भौतिक अभौतिक संसार के मर्मज्ञता को पहचानते हुए जीवन के उस मर्म पहलू को उजागर किया है, जो संघर्ष करते हुए भी उसको इस जीवन से कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, कोई लालच नहीं, मात्र वह परम पिता परमेश्वर का वह अटूट भक्त जो अपने जीवन शैली को उपदेशात्मक शैली में बदल दिया। ऐसे ही एक पाठ है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो चलिए हम आप उस पाठ को ले चलते हैं। तो बाल गोविंद भगत का जो सारांश है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने विशेष विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या वाह अनुष्ठानों से कोई हंस सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इस आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता है कि बाल गोविंद के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। कहने का मतलब है, इस पाठ के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने भौतिक अभौतिक जीवन का जो पहलू है वो भी दिखाया है, और हमारे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको भी, उस पर भी कठोराघात करके दिखाया है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि सच्चा सन्यासी है जो आधारित जीवन में रह करके मानव मूल्यों को पहचाने और पहचान करके उससे आगे बढ़ने का कार्य करे। ऐसे व्यक्तित्व को चित्रित किया है हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। तो बताया है कि कैसे इस बाल गोविंद का चरित्र कितना महान है, हमारे लिए प्रेरणादायक है। कैसे है, अब पाठ कथा पर हम देखेंगे। चलिए, तो पाठ आपका पहला है। तो पाठ आपके सामने, बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल गोविंद बाल पढ़ने गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाया किया रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और एक सिर्फ है कमीरपंथियों की तरह कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से और ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा एक चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही और दूसरे छोर के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। कहने का मतलब कि हम आपको ले चलते हैं बाल गोविंद भगत का, उनके सारी बनावट और उनके स्वभाव और उनके जीवन में क्या क्या महत्व रखती है। तो बाल गोविंद भगत मझले कद के थे, गोरे चिट्टे थे, उम्र कम से कम 60 के करीब होगी। लंबी दाढ़ी, चेहरे पर सफ़ेद बाल तारों की तरह चमक रहे थे। कपड़े शरीर पे कम थे, जिसके कारण वे एक अग्रण सन्यासी रूप दिखाई देते थे। उनके कमर में एक मात लंगोटी थी और सिर पे एक कबीर पंथी की टोपी थी। बड़े मनमस्त थे। सिर पे टोपी के साथ ललाट पे, मस्तक पर चंदन का लेप था, जो नाक के दूसरे छोर से निचले छोर पर दिखाई पड़ा। गले में तुलसी की माला जो थी, वह उनके व्यक्तित्व में एक सन्यासी होने का दृढ़ संकेत कर रही थी। ऊपर की तस्वीर से नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे।
साध्वी नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे पतोह को तो मैंने देखा है। थोड़ा खेती-बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ-सुथरा मकान भी था। कहने का मतलब कि लेखक बता रहा है, बाल गोविंद एक सन्यास साधु ही नहीं थी, बल्कि एक जबरदस्त गृहस्थ गृहस्थ आदमी थी। उनकी गृहिणी मतलब पत्नी को मैंने देखा नहीं है, याद नहीं है, लेकिन उनकी बेटी, उनके बेटे या पतोह को मैंने देखा है। उनके पास थोड़ी खेती-बाड़ी थी और एकदम साफ-सुथरा, सुंदर छोटा सा मकान था। परिवार सकुशल सुखपूर्वक जीवन बिता रहा था। किंतु खेती-बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की भाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पे चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बोलते, बोलने में संकोच नहीं करते, न किसी से घा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ें नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को करके इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरों खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर रख कर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप देख लिया जाए, प्रसाद रूप में जो इन्हें मिलता उस घर लाते और उसी से गुज चलाते। कहने का मतलब बाल गोविंद खेती-बाड़ी करते थे और कुछ साधु स्वभाव के थे, कबीरपंथी विचारधारा के थे। कबीर के गीतों को गाते, उनके गीतों को आदेश बनाते, कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनके व्यवहार में एक खरापन था, जो कुछ कहते दो टूक में कहते, सच्ची बात करने को संकोच नहीं होती थी। वो बहुत शांत स्वभाव के थे, वे किसी की वस्तु या किसी का सामान बिना पूछे नहीं छू सकते। वो इतना यहाँ तक कि लोगों के लिए कौतूहल बन जाते थे, क्योंकि वो दूसरे के खेत में कभी शौच नहीं जाते थे, अपने खेत में ही करते थे। इस प्रकार से जब उनकी खेती भी होती, पैदा होती, तो पूरी खेती उन गांव से कुछ दूरी पर एक कबीरपंथी का मठ था, वहीं पे ले जाते, वहाँ दे देते। वहाँ से जो कुछ मिलता प्रसाद रूप अपने घर ले आते और बड़े ही आनंद के साथ अपना जीवन बिताते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजी होती। कहने का मतलब कि बाल गोविंद एक कबीरपंथी धारा होने के साथ साथ उनका मुक्त व्यवहार, मधुर मिलन और कबीर के गीत उनके कंठ से प्रपुष्टित होकर के बड़े मधुरमय बन जाते। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है। धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचे शरीर कीचड़ में लथपथ अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है। उनका कंठ एक शब्द की संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते हैं, गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करवाने वालों की गुड़ियाँ एक जीप क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का एक संगीत या जादू है।
कहने का मतलब खरीफ की फसल है, आषाढ़ का मौसम है, चारों तरफ हरियाली है, खेतों में पानी है, पानी के बीच किसान है, किसानों के बीच में छोटे बच्चे पानी में बचपन का खेल कूद कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। औरतें अपने अपने लोगों की सेवा करने के लिए भोजन के साथ मेड़ पे बैठी हैं। आसमान में बादल घुमक्कड़ी कर रहे हैं, पूर्वा हवा चल रही है। ऐसे अलमस्त मौसम में बाल गोविंद भगत अपने मधुर कंठ से कबीर भक्ति धारा का गीत प्रवाहित करते हैं। अत्यंत मधुर, अत्यंत आकर्षण युक्त, सुन करके सारा वातावरण संगीतमय बन जाता है। बच्चे गुनगुनाने लगते हैं, औरतों के ओठों पर एक गीत की लकीर खिंच जाती है, रोपनियाँ चालू हो जाती हैं और सारे किसान पंक्तिबद्ध होकर के अपने फसलों की रोपाई करने लगते हैं। यहाँ तक कि बाल गोविंद भगत का यह जादू एक प्रसन्नचित्त, आह्लादित और उत्साहित मन से कार्य को अंजाम देता है। भादों की अधरतिया, अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपनी कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खचड़ी डिमिक डिमिक बज रही है और गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चहुक उठे ना। यहाँ पर दूसरा प्रसंग छेड़ रहे हैं, लेखक जी बता रहे हैं उनके जीवन का व्यक्तित्व को। भादों का महीना है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, मूसलाधार वर्षा खत्म हो गई है, बादल गरज रहे हैं, बिजली तड़प रही है, लेकिन ऐसे मौसम में झिल्लू में झिंगुर अपनी हुंकार या मेढक अपनी टटर की आवाज़ से पूरे वातावरण को कौतूहल बना दिया है। लेकिन बाल गोविंद की खजड़ी और डिमिक डिमिक की आवाज़ चल रही है और वो एक निर्गुण भक्ति गीत गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गोदिया में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है। कहने का मतलब कि निर्गुण निराकार के गीत गा करके वो कह रहे हैं गोदी में पियवा चमक उठे सखिया। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से एक रमणी नारी अपने पति को अपने गोद में बैठा करके उसे प्यार करती, उसी प्रकार से निर्गुण निराकार की गोद में बैठ करके निर्गुण निराकार को जानने वाला प्रभु के उस असीम आनंद की गोद में बैठ करके आनंदित हो रहा है। किंतु वह समझती है अकेली है, चमक उठती है, चीख उठती है। उससे भरे भादों की आधी रात उनका कान अंधेरे में अकस्मात कौद उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। कहने का मतलब कि चारों तरफ एक अंधेरा और अंधेरे में बाल गोविंद भगत का संगीत एक कौतूहल पैदा कर देता था। उस कौतूहल में एक निश्चलता थी, एक संगीत था और चारों तरफ एक निर्गुण निराकार का वातावरण था। उनके संगीत की एक उदाहरण आप और देखिए। बाल गोविंद के संगीत जरा जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा है। कहने का मतलब यहाँ कह रहे हैं उनके संगीत में एक सचेतना थी, चुनौती थी। चुनौती के साथ आपको सचेत करने का एक स्वर भी था। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कहने का मतलब कहते थे, ये संसार के प्राणी तुम्हारे जीवन में चोरों का वातावरण है। तुम्हारे जीवन को कोई न कोई हानि पहुंचाने वाला है। अर्थात मुसाफिर यात्री जाग जा, अर्थात सजग हो जाए। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला कर इन दिनों वह सवेरे ही
सवेरे उठते हैं, न जाने किस वक्त जग कर वे नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे कूचे भिंडे पर अपनी खड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने रटने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सुनने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संग हाँ तो ठीक है, अब हाँ, अब आपका ये हो गया, कल मैं